Hello friends, welcome to Nirbhar Academy. Our topic is colligative property and elevation in boiling point. So colligative property, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, colligative property means the property which depends only on number of particles, है ना? So which depends only on number of particles. It does not depend upon the nature. So उसमें boiling point जो है, हम boiling point निकालते हैं elevation आए कब, जब हम ऐसा सोल्यूट लेते हैं जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हो. सो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हो जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आए सॉल्यूशन में, तो वो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो बिफोर नोइंग दिस वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, सो लेट कंप्लीट इट. The colligative property means the property which only depends on number of particle, does not depends on nature of particle. ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि सॉल्यूशन कैसा लेना है. डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम बात कैसे सॉल्यूशन से कर रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की, जिसमें सोल्यूट कैसे हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. ठीक है, तो आपने अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल सा, कोई भी चीज, कोई भी जो लिक्विड है जब वो बॉयल होता है ना, क्या होता है बॉयल का मतलब. सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड जो होते हैं वो वेपर्स बनाना शुरू कर देते हैं. ठीक है, वेपर्स बनाना शुरू कर देते हैं, और जब वो वेपर्स बनाएंगे तो उनका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा. ठीक है, वेपर प्रेशर जब एक क्या होगा, जब वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. ठीक है, किसके इक्वल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना, वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो टेम्परेचर क्या बन जाता है, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट. सो क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखिए, जो भी एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेज हैं जब वो एक्सर्ट्स करती हैं प्रेशर, तो उसकी वजह से क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो आपको ये पता है कि हमें, हमारे पास कौन कौन से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, बैरोमीटर, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना प्रेशर है. तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं तो वो सब्सटेंस प्रॉपर्ली बॉयल करता है. तो सपोज हम ये एग्जांपल लेते हैं, कि एक कंटेनर में हमें एक सब्सटेंस, एक जो लिक्विड है उसको बॉयल करना है. ठीक है, उसको हीट करना है. तो जैसे जैसे हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर्स बनाएंगे. ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर्स बनाएंगे. अब लगातार हम कंटिन्यूसली इसको हीट करते जा रहे हैं. हमने यहाँ पर एक थर्मामीटर भी लगा लिया है जिससे हम रीडिंग चेक कर सकते हैं टेम्परेचर की. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं. वेपर्स जो है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. तो जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो पॉइंट रीडिंग में, थर्मामीटर रीडर में क्या बन जाएगा, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, उस लिक्विड का क्या बन जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन हम लिखेंगे, द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is a temperature at which, boiling point of a liquid is a temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. So इस समय क्या होगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, हम ले सकते हैं वाटर का. ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.16 केल्विन. सो ये है इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इस टेम्परेचर पर इसके जितने भी पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर्स बनाते हैं, वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के.
ठीक है। तो अगर हम यही एग्जांपल ले रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है वाटर का, वाटर जो है 373.1 केल्विन है और हम लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर पर कितना ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है वाटर। वेपर प्रेशर जो होता है अगर हम इसका एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं तो इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। और अगर हम इसको बार यूनिट में भी ले सकते हैं, जो 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 बार के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर और 1.013 बार, क्योंकि ये क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऐसा यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टाइम पर, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो इक्वल हो गया इस वैल्यू के, तो ये क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, किस टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये है इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया है, जो अगर हम टेम्परेचर के साथ इसकी रीडिंग देखते हैं तो ग्राफिकली इसको समझना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ हमने लिखा है टेम्परेचर, जो कि हम लिख रहे हैं केल्विन में, या फिर हम ये जो टेम्परेचर देख रहे हैं हम बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे वेपर प्रेशर। तो जब हम इसको ग्राफिकली समझते हैं तो बहुत सिंपल हो जाएगा समझना, क्योंकि ये स्टे एक लीनियर में जाएगा, जैसे कि इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर जो है विद टाइम। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स को, अगर हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनके बीच के जो फोर्सेस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं। और जैसे उनके बीच के फोर्सेस वीक होंगे वो अपने सरफेस को छोड़कर क्या बनाएंगे, वेपर्स बनाएंगे। तो जैसे जैसे हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, पॉइंट में चेंज आता जाता है, वेपर्स बढ़ते जाते हैं। तो सपोज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि किसी की सब्सटेंस के जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक होना शुरू है इस टेम्परेचर पर, ठीक है, इस टेम्परेचर से ब्रेक होना शुरू है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी भी चाहिए ना। तो एक लिमिट, एक सफिशिएंट टाइम आएगा जब जो है इतनी एनर्जी मिल चुकी है पार्टिकल्स को कि उनका जो बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए। तो जैसे ही वो ब्रेक हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ है, फिर थोड़ा सा और टेम्परेचर करते हैं, यहाँ है, ऐसे करते करते हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पॉइंट यहाँ तक बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसको, अब हम ग्राफ को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। जब हम इस ग्राफ को ऐसे पॉइंट से मिला रहे हैं तो ये कैसा दिख रहा है हमें पता चल रहा है। और ये बात कर रहे हैं प्योर सोलवेंट की, किसकी बात कर रहे हैं, प्योर सोलवेंट, यानी कि जैसे कि सिर्फ वाटर या फिर अल्कोहल या इथेनॉल, मिथेनॉल, तो हम कुछ भी इसमें लेंगे। तो ये प्योर सोलवेंट का हम कहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसको ए पॉइंट ले लिया, ए से बढ़ता बढ़ता ये कहाँ पर गया है हमारा, हम इस पॉइंट को लेते हैं जहाँ पर मैंने यहाँ तक बनाया है, तो इसको कर देते हैं हम बी पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने देखा वेपर प्रेशर, इसमें देखिए वेपर प्रेशर जो है वो कहीं, जब हम स्टार्ट करें 0 से स्टार्ट करें, 0.1 या फिर हम लेते हैं 0.2, 0.4, 0.6, यहाँ से 0.8 और ये आ गया हमारा 1, ठीक है, 1। तो अब हम देखें इसको, अगर हम मिलाएं यहाँ पर, ये 1 पॉइंट एकदम यहाँ पर हम स्ट्रेट अगर देखते हैं, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इस पॉइंट पर क्या हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किसके इक्वल हो गया, वेपर प्रेशर के। देख रहे हैं वेपर प्रेशर जो है 0.2 है, 0.4 है, 8 है, 1 है। यहाँ पॉइंट पर आते ही ये जो हमारा इस पार्टिकल्स का, फॉर एग्जांपल पानी है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं वाटर जो है, इस पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर जो है किसके इक्वल हो गया है, वेपर प्रेशर इक्वल हो गया है 1 एटमॉस्फेयर के, ठीक है, बिकम इक्वल 1 एटमॉस्फेयर। तो अब हम देखेंगे कि वो किस पॉइंट से मैच हुआ है, मतलब हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, यानी कि कितनी हीट जो है उस पार्टिकल्स को देने में लगी है, इस पॉइंट पर जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया है, ये पॉइंट हमने जो नोट किया, ये पॉइंट कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट, किसका, प्योर सॉल्वेंट का। सो दिस पॉइंट, इसको हम लिख देते हैं नाम TB। TB मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, TB मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, TB,
इस पॉइंट पर क्या है, वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, 1 एटमोस्फेयर। सो इस ए बी कर्व में, हम ये ए बी कर्व लिया है हमने, ए बी जो कर्व हमारा गया है, इस ए बी कर्व में ये पॉइंट को हम ले लेते हैं, इसको एक्स पॉइंट, ठीक है। सो इन ए बी कर्व, एक्स पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच, एक बार दोबारा से देख लीजिए इस ग्राफ को, अच्छे से फिर से समझ आना चाहिए। इस पॉइंट पर इन ए बी कर्व, इस ए बी कर्व में एक्स पॉइंट ऐसा पॉइंट है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है, ठीक है। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है। तो हम अब ग्राफिकली इस पॉइंट को नीचे तक एक्सीड करके देखेंगे कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर हुआ है ये इक्वल। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर हमने लिया, सपोज हमने लिया 20, 30, 40, 50 करते करते इस पॉइंट पर, यानी कि ये पॉइंट ऐसा है जिस पर दोनों इक्वल हो गए। वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो वो एक्स पॉइंट क्या है, जब हम यहाँ पर मीट कराएंगे नीचे तो वो कहाँ पर मिलेगा, टीबी पर। तो टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये अब तक जो हमने पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन का क्या मतलब है, इंक्रीज होना बॉइलिंग पॉइंट का। तो क्या रीजन है कि एलिवेशन आता है बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और कब आता है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, ये हमें देखना है, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब हम एक सॉल्यूशन की बात करते हैं, और सॉल्यूशन कैसा मैंने बताया आपको, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। हम एक ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि ऐसे में उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, वो लेस देन हो जाता है प्योर सॉल्वेंट की। प्योर सॉल्वेंट जो होता है उससे लेस हो जाता है। रीजन क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है वो हिंड्रेंस कर रहे हैं, ताकि जो सॉल्वेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर वो उतना वेपर्स नहीं बना पाता है, ठीक है। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको ध्यान होगा, आपको अच्छे से पता भी होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये सिर्फ वेपर्स बना पाएंगे। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है हमेशा ही लेस देन प्योर सॉल्वेंट से। सो अगर वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम बन रहा है इसका, तो इसका मतलब है जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आएगा तो वो बन जाएगा बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के लिए। लेकिन वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा नहीं बन रहे हैं, तो ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं बन रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा, मोर टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा हमें टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स क्या बनाने लग जाएंगे, वेपर्स। क्योंकि क्या होगा, पार्टिकल्स जो हैं जितने ज्यादा वेपर्स बनाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़कर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल। क्योंकि अभी वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल नहीं है। जब सॉल्यूशंस लिए जाते हैं, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसको भूलना नहीं है, बहुत आसान पॉइंट है ये। जब हम सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स होते हैं, तो उसमें उनका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो अगर वेपर प्रेशर कम है तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आने के लिए उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताकि वो पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बना पाएँ। और इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट नेचुरली प्योर सॉल्वेंट का आता है, उसके कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट की में मैं दोबारा से लिख देती हूँ कि अगर सॉल्यूशन का केस है, सॉल्यूशन लेते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, उसका लेस होता है, लेस देन प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर क्या होता है, लेस देन प्योर सॉल्वेंट। तो अगर वेपर प्रेशर कम है तो क्या करना है, हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर मोर रिक्वायर्ड, टेम्परेचर मोर रिक्वायर्ड देन प्योर सॉल्वेंट। और शॉर्टली
फाइनली फिर हम क्या बोलेंगे, अगर टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर्ड है तो हम क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज देन प्योर सोलवेंट। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो तो कम है, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वेपर प्रेशर कम होना लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। सो हम क्या कह रहे हैं, एलिवेशन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन वेपर प्रेशर क्या होंगे उनके, कम होंगे। सो वेपर प्रेशर इज लेस फॉर सॉल्यूशन, सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन। सो ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर कम है इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आने के लिए बॉइलिंग पॉइंट को ही इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये कंडीशन लानी है कि वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए, टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये की पॉइंट आप याद रखना। टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, there is a elevation in boiling point, elevation in boiling point for a solution। ठीक है, for a solution, तो आप ये नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। सो अब हम इसको ग्राफिकली और समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा ये पॉइंट हमारा। आपके सामने ये जो मैंने ग्राफ दिखाया है इसमें आपको बताया था अभी मैंने कि ये पॉइंट जो है हम ये कह रहे हैं कि 1 एटमॉस्फेयर है और 1.013 बार के इक्वल है। तो ये वेपर प्रेशर में आप ये कोई भी पॉइंट 0 से स्टार्ट करते हुए 0.234 से लेते हुए हम 1 तक आ गए हैं। तो इसमें हमने देखा कि 1 एटमॉस्फेयर जो है इस पॉइंट पर, या वेपर प्रेशर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो पहुंच गया है इस पॉइंट पर। तो यानी कि ये जो इस ए बी कर्व में हमने ये देखा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, अब हम इसी को ही अगर एक्सटेंड करते हैं सॉल्यूशन के लिए, इसी को हम अगर एक्सटेंड करते हैं सॉल्यूशन के लिए तो क्या होगा सॉल्यूशन के लिए, धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर पर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया है लेकिन वेपर्स उतने नहीं बन रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जिस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट का, देखिए इस जो हमारा यहाँ दिख रहा है, देखिए जो हमारे यहाँ दिख रहा है पॉइंट, ये देखिए यहाँ से नोट करिए। सो अप्रिशिएबल ये नोट आपको दिख रहा होगा कि वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यहाँ पर तो ए बी कर्व के लिए तो हम यहाँ ले सकते हैं फॉर ए बी कर्व ये पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पर एक्स पॉइंट ऐसा है, एक्स पॉइंट पर एट पॉइंट एक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, है ना। बट क्या देख रहे हैं हम, सो इस पॉइंट पर एक्स पॉइंट पर तो क्या हुआ, ए बी कर्व में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, लेकिन इसी सेम पॉइंट पर एक्स पॉइंट पर आपने क्या देखा, इस एक्स पॉइंट पर तो इस सी और डी कर्व के लिए हम इसको सी डी कर्व मान लेते हैं, चलो सी डी कर्व में इस एक्स पॉइंट पर तो नहीं हुआ ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आया हो वेपर प्रेशर। देखिए ये हमारा इस सब्सटेंस के लिए वेपर प्रेशर है, इस सॉल्यूशन के लिए ये वेपर प्रेशर है, ये तो नहीं है इक्वल, अभी बहुत सारा गैप है। तो इसको पूरा करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर्स और बनेंगे और ये ग्राफ थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा और वो जाकर कहाँ मिलेगा, इस जगह पर आके मिल रहा है। देखिए अब इस पॉइंट पर, यानी कि मैं इसको वाई पॉइंट कहती हूँ, अगर इस वाई पॉइंट पर जाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हुआ है वेपर प्रेशर, यानी कि ये ऊपर कब बढ़ा है, यहाँ से एक्सचेंज कब आया इतना ऊपर का, ये एक्सचेंज तब आया है जब आपने टेम्परेचर टीबी से आकर यहाँ पहुंच गए हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना इसको। देखिए टीबी से हम इंक्रीज होकर पहुंच गए इतने टेम्परेचर पर, तब जाकर जो है इस टीबी को, तब जाकर ये पॉइंट जो है यानी कि ये जो वाई पॉइंट है, तब जाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो पाया है वेपर प्रेशर की। सो एट इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ टीबी,
इसको ले लेते हैं टीबी, यहाँ वाले को हम लिख लेते हैं टीबी, इसको हमने लिखा था टीबी नॉट। तो इस पर क्या था, टीबी नॉट टेम्परेचर था, लेकिन इस पर क्या टेम्परेचर है, टीबी। तब जाकर एट वाई पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। सो ये पॉइंट क्या होगा, एलिवेशन। कितना एलिवेशन हुआ है, टीबी नॉट से कितना बढ़ गया है, टीबी तक, है ना। ये एलिवेशन है, ये इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ, अगर हम देखना चाहते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे आएगा, डेल्टा टीबी। डिफरेंस कैसे आएगा, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल होगा, फाइनल जो इंक्रीज हुआ है टीबी माइनस टी नॉट बी। ओके, सो मैथमेटिकली हम ये कहेंगे कि मैथमेटिकली अगर हम एलिवेशन देख रहे हैं, टी बी का जो चेंज आया है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों डिफरेंस आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सॉल्यूशन जो है उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम है। लेकिन वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल आ जाएगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। यहाँ पर ये जो टीबी है ये किसके लिए है, ये सॉल्यूशन के लिए है। सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर की रीडिंग है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सोलवेंट का, ये किसका है, सॉल्यूशन का। तो जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को हम कहेंगे कि इतना इंक्रीज हुआ। सो दिस डिफरेंस यानी कि टी बी डेल इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो अगर हम इसको एक एग्जांपल से लेंगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी वाटर का ही एग्जांपल दिया था। वाटर जो है 373 केल्विन पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो होता है 1 एटमॉस्फेयर, और उसका जो वेपर प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर और 1.013 बार के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन ले लें, फॉर एग्जांपल हम सॉल्यूशन लेते हैं सुक्रोज का, ठीक है, सुक्रोज विद वाटर का। तो अगर हम सुक्रोज विद वाटर का सॉल्यूशन लेंगे तो अब बॉइलिंग पॉइंट जो है, ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें सिर्फ पानी तो है नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज होगा, वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उसमें सुक्रोज भी आ गया है ना। मतलब कि है तो वाटर ही, लिक्विड है, लेकिन सुक्रोज की वजह से जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। जबकि है पानी ही इसके अंदर, लेकिन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की आने वजह से जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसमें एलिवेशन आ जाएगा। क्योंकि रीजन क्या है, बिकॉज इसमें जो सुक्रोज है वो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा, तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइयर हो जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाइयर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइयर। तो आपको एग्जांपल से भी समझ आ गया होगा। सो हम क्या देख रहे हैं इसमें, जो प्रेशर थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल जो हम प्रेशर लेते हैं वो ऑब्जर्व के इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, ऑब्जर्व के इक्वल नहीं आएगा। किस केस में, सॉल्यूशन के केस में, और वो भी कैसा सॉल्यूशन है, जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया है। देखिए, जो प्रेशर हम थ्योरेटिकल निकालते हैं वो तो हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं, प्रेशर थ्योरेटिकल, वो हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B। हम यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्व के लिए तो हम क्या है, हम इसको ले सकते हैं बैरोमीटर से, इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन है ना। लेकिन अगर बैरोमीटर से जब हम फाइंड करते हैं तो अगर वैल्यू सेम आती है
तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर नहीं आती तो नॉन आइडियल है। तो यानी कि हमने सोल्यूट्स जो लिए हैं नॉन वोलेटाइल, उसकी वजह से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो चेंज आता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि जो वेपर प्रेशर है अगर वो डिफरेंट है, वेपर प्रेशर अगर लेस है प्योर सॉल्वेंट से, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, और हम कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमें एक फाइंड करना है, और ये जो हम कर्व्स में देख रहे हैं ए बी और सी डी कर्व में कि एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का, जिसको हम डेल टी बी कह रहे हैं, टी बी माइनस टी नॉट बी। ये हमने फाइंड किया है, ये मिला है एक्सपेरिमेंटली, ये फाइंड हो पाया है कि जो चेंज इन डेल टी बी है, यानी कि जो एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का, ये प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की। ठीक है, डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, लेकिन कंसंट्रेशन किस में ली है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो है हम इसको ले रहे हैं मोलालिटी में। तो ये जो डेल टी बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। ठीक है, मोलालिटी। सो और हम ये कह सकते हैं कि बाय एक्सपेरिमेंटली द चेंज इन और डिफरेंस इन डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सी कंसंट्रेशन लेनी है, ध्यान से देखिए, हमें मोलल ही लेनी है, हमें मोलैलिटी ही लेनी है, मोलैरिटी नहीं लेना है, क्योंकि मोलैरिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। सो डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, यानी कि मोलैलिटी, मोलैलिटी मीन्स मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हम इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो ये आएगा के बी एम। के बी यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब 1 बाय 1 लिखते हैं हम। यहाँ पर जो डेल टी बी है वो चेंज इन टेम्परेचर है, सो डेल टी बी है यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एम जो है वो है मोलैलिटी। कैसे हम फाइंड करते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ दी सोलवेंट। सो यहाँ पर आता है वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, यहाँ पर हम वेट ऑफ सोलवेंट लेते हैं और किस में, किलोग्राम में। सो मोलैलिटी इज अ डिफाइंड एज अ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम ऑफ दी सोलवेंट। सो यहाँ पर Kb क्या है, Kb जो है एक कांस्टेंट है, जो हमने कहाँ से मिला है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो इसका नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। सो मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक और नाम होता है जिसको हम लिखते हैं एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट Kb। फॉर फिक्स सॉल्यूशन, अगर हम एक पार्टिकुलर ले रहे हैं तो वो वैल्यू जो है Kb की फिक्स है। सो ये एक फॉर्मूला है जिसमें हमें जहाँ मिला है हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। सो अगर हम लिखते हैं, इफ सपोज केस लेते हैं, इफ मोलैलिटी इज 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम सोलवेंट इज 1, सो क्या हो जाएगा, देन डेल टी बी विल बी इक्वल टू के बी, यानी कि जो ये मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। सो के बी किसके इक्वल होगा, क्या आप हम यहाँ से डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं इसकी। सो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे मोलल बॉइलिंग पॉइंट elevation constant is defined as the elevation in boiling point। ठीक है, जो मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। सो मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कब, एट 1 मोलल सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन 1 मोलर होगा तभी ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, सो
केबी की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। केबी व्हाट इज द एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट? सो एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 मोलर सॉल्यूशन। और क्या मतलब है 1 मोलर सॉल्यूशन का? 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कितने मोल से सोल्यूट के? 1 मोल सोल्यूट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है, एक ही मोल सोल्यूट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तब जाके वो मोलर सॉल्यूशन कितना बना है? 1 मोलर सॉल्यूशन। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। उसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 है जब हमने सॉल्वेंट जो है 1 किलोग्राम लिया है। तो इस कंडीशन पर, इस 1 मोलर सॉल्यूशन पर, इस अब हमें देखना है कि कैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। तो एलिवेशन जो है हमने अभी पढ़ा है डेल टीबी इज इक्वल टू KBM, ठीक है, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन पर जो है बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन वो डिपेंड कर रहा है। मोलर कंसंट्रेशन प्योरली किसके लिए है? नंबर ऑफ सोल्यूट्स पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट, सो वेट ऑफ द सोलवेंट। सो ये है हमारा मोलैलिटी। सो ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है यानी मोलर सॉल्यूशन जो है डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सोल्यूट्स पर। और अभी मैंने क्या बताया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर। सो M डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, और M किसके प्रोपोर्शनल है? डेल TB के। और डेल TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज यस अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो ये कंफर्म हो गया हमारे यहाँ से। सो इसका एग्जाम्पल हम अब लेते हैं। लेट एग्जाम्पल अगर हमने लिया है वाटर, सो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.1 केल्विन। सो बॉइलिंग पॉइंट ये है और इस पर इसका एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो है 0.52। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इथेनॉल का, ठीक है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है 351.5 केल्विन, और इस पर इसका Kb की वैल्यू होती है 1.20, ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि इसमें इसका Kb जो है ये है, बॉइलिंग पॉइंट ये है। तो हमने यहाँ देखा है कि Tb जो है यस एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सो जिस फॉर्मूले से हमने फाइंड किया है, हमने देखा डेल Tb जो है प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। तो इससे अब हम एक पॉइंट कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम ये फाइंड करेंगे कि कैसे हम एलिवेशन जो हमारे पास ये फॉर्मूला है उसमें हम किस तरीके से मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। सो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो अननोन है, ठीक है, अननोन सोल्यूट है हमारे पास, जिसका हमें जो मोलिकुलर मास है, अननोन सोल्यूट है इसलिए हमें उसका मोलिकुलर मास नहीं पता है। तो हम ये लिख रहे हैं MB इसका मोलिकुलर मास है जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो अब हमें यहाँ पर अननोन सॉल्यूट लिया है जिसका मोलिकुलर मास हमने लिया है MB, और हम कह सकते हैं कि हमने सपोज कि 5 ग्राम 10 ग्राम हमने ये सब्सटेंस जो है सोल्यूट जो है वाटर या किसी सॉल्वेंट में डाला है ताकि हम सॉल्यूशन बना सके। तो ये हमें पता होगा, ये नोन है, हमें कितना लिया है, तो वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, जो हमें पता है, यानी कि हमारे पास ये गिवन होता है, ये हमें नहीं पता है। अब सोलवेंट भी जो है, हमने जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम दो चीजें लेते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट का भी वेट हमें पता है, यानी कि इसका हम लेते हैं WA, हमें सोलवेंट और सोल्यूट दोनों का पता है तो इसको लिखते हैं WB।
तो WA और WB हमें दोनों ही पता है, हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास। सो हम सबसे पहले लिखते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, ये है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो ये है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और हमें यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिखना होगा। तो ये पूरा आ जाएगा WB ओवर MB, ये है नंबर ऑफ मोल्स, इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट। वेट क्या है? WA, सॉल्वेंट का वेट है WA, सोल्यूट का वेट है WB, और सोल्यूट का मास जो मोलिकुलर मास है वो MB है। तो ये हमारे पास आ गया है मोलैलिटी। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है, इसको हम लिख लेते हैं 1। एक बार दोबारा से देख लीजिए मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी होता है N डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, जहां पर N क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है WB, मोलर मास है MB। तो हमने यहाँ लिख लिया इसकी जगह, नंबर ऑफ मोल्स की जगह WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमने यहाँ लिया है WA। तो हमने ये निकाल लिया है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में प्रोपोर्शनल है। सो डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M। ये भी हमने किया है। अगर हम यहाँ पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, हम ये भी लिख सकते हैं, ये हमने फॉर्मूला किया है। अब हम लिखेंगे डेल TB इज इक्वल टू KB। इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे, तो आ जाएगा WB ओवर MB। सो WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। WA अगर हम ग्राम्स में लेते हैं तो हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये किलोग्राम में हो जाए। तो ये भी लिख दिया। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें यहाँ कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो इसको अगर हम उधर ले जाएं और TB को हम यहाँ नीचे ले आए तो हमें सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आ जाएगा MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल TB इंटू WA। WA हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, हमने ग्राम्स में लिखा है। अगर ग्राम्स में नहीं है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, हम बात कर रहे हैं कि सोल्यूट जो है हम बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, तो लेस अमाउंट में ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उनको ग्राम्स में ले रहे हैं, किलोग्राम्स में नहीं ले रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं तो हम किस में लेंगे? ग्राम्स में लेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ दी सोल्यूट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सब प्रॉपर्टीज जो हैं किस पे डिपेंड करी हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर। तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एलिवेशन जो हुआ है, यानी कि जिस फॉर्मूले से हमने मोलिकुलर मास निकाला है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ओनली अगर हम सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस। सो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं मोलैलिटी पर। तो वो क्या है? इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसा कि कल भी मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, अपने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने क्या बताया था कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास ये एग्जाम्पल सोल्व हो जाएगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक बेंजीन के लिए, प्योर बेंजीन जो है उसका KB जो है सपोज 2.52 केल्विन पर मोलर सोल्यूशन है, और जो डिफरेंस आया है, अगर इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं
कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालकर, तो जो डिफरेंस आया है बॉइलिंग पॉइंट में वो है सपोज 0.126 डिग्री सेल्सियस। तो आपको अब कैलकुलेट करना है इसका मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन? हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ पर डेल टी बी की वैल्यू जो है वो दे रखी है हमें, ये डेल टी बी की वैल्यू है, ये के बी की वैल्यू है, और यहाँ पर हम एम निकाल सकते हैं। तो एम की क्या वैल्यू हो जाएगी? डेल टी बी ओवर के बी इज इक्वल टू एम। ठीक है, एम हमने यहाँ लिख लिया, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी ओवर एम। सो डेल टी बी है 0.126 डिवाइडेड बाय के बी है हमारे पास 2.52। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मोलैलिटी आ जाती है 0.05। सो ये है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 0.05। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। सो वंस अगेन फॉर नेक्स्ट लेक्चर स्टे ट्यून विद दैट निर्भर अकेडमी, और मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए I'll soon share one video. Thank you. Have a nice day.